हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सिविल माइंड्स। तो दोस्तों, आज के क्लास में हम डिस्कस करेंगे द बेसिक रिक्वायरमेंट्स ऑफ सिविल सूट। एक सिविल सूट सिविल कोर्ट में फ़ाइल किए जाते हैं। जो प्लेंटिफ होते हैं वो थ्रू अ प्रेजेंटेशन ऑफ प्लेंट एक सूट फाइल किया जाता है। तो एक सिविल सूट की जो रिक्वायरमेंट्स है उसके बारे में इन डिटेल आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों, मेरा नाम है नंदन दत्ता, मैं हूँ बीटेक एलएलबी और मैं आईएएस और जुडिशियल सर्विस के लिए बहुत सालों से पढ़ा रहा हूँ। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का क्लास। तो देखिए दोस्तों, व्हाट इज़ द बेसिस ऑफ सिविल सूट? द बेसिस ऑफ सिविल सूट इज़ अ मैक्सिम, राइट? एंड द मैक्सिम इज़ यूबी जस ईबी रेमेडियम। इस मैक्सिम का मतलब हुआ कि वेयर देयर इज़ ए राइट देयर इज़ ए रेमेडी। अब यहाँ पे राइट का मतलब एक लीगल राइट की बात किया जा रहा है। तो यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि अगर किसी के पास कोई राइट है, मतलब लॉ ने किसी को कोई राइट दिया है और उस राइट की वायलेशन होता है, तो एक सिविल सूट की बेसिस वो बनता है, ठीक है। और ये जो रेमेडी है, ये रेमेडी प्रोवाइड किया गया है सब्सटेंटिव लॉ में, लेकिन ये जो सीपीसी है, सीपीसी जो सिविल प्रोसीजर कोड है, इट इज़ अ प्रोसीजरल लॉ। ये प्रोसीजर बताता है कि कैसे वो रेमेडी पाए, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे लिखा है कि प्रेजेंस ऑफ ए सिविल लीगल राइट इज द बेसिस एंड वायलेशन ऑफ सच लीगल राइट लीड्स टू सिविल सूट। फॉर एग्जाम्पल, मान के चलिए, सपोज ए is a owner of a particular property. Now, as a owner, he has certain legal rights like to use that property, to earn profit from that property. अब कोई अगर इलीगली उस प्रॉपर्टी को पोजेस कर लेता है और जो एक्चुअल ओनर है उसको डिस्पोजेस कर देता है, तो उसकी जो लीगल राइट है वो वायलेट हो जाता है। और जब उसकी लीगल राइट वायलेट होता है तो एक सिविल सूट जनरेट होता है, ठीक है दोस्तों। सो दिस इज़ द बेसिस कि एक राइट होना पड़ेगा और उस राइट की वायलेशन होना पड़ेगा, तब भी जाकर के सिविल सूट बनेगा। इफ़ देयर इज़ नो वायलेशन देन देयर कैन नॉट बी एनी सिविल सूट, राइट? सो द मोस्ट important requirements of any civil suit is these 6: subject matter, title, cause of action, parties, matter in issue and relief, ठीक है। ये these 6 are the most basic requirements of any civil suit. Now let us discuss one by one. तो पहला आता है सब्जेक्ट मैटर। अब देखिए, जब हम सिविल सूट में लीगल राइट की बात करते हैं तो हर एक लीगल राइट की एक सोर्स होता है, राइट? जैसे कि यहाँ पे एग्जाम्पल दिया हुआ है, मैरिटल डिस्प्यूट, प्रॉपर्टी डिस्प्यूट, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, टॉर्ट, मेंटेनेंस, राइट? और भी ये दिस लिस्ट इज़ नॉट एग्जॉस्टिव, इसके अलावा भी और भी बहुत सारे सोर्स ऑफ राइट्स हैं। तो सपोज देर इज़ अ डिस्प्यूट बिटवीन अ हस्बैंड एंड अ वाइफ, राइट? सो हस्बैंड हैज़ सम लीगल राइट्स जो उनको मैरिज लॉ, मैरिज एंड डिवोर्स लॉ ने उसको दिया है। मैरिज एंड डिवोर्स लॉ इज़ बेसिकली अ पर्सनल लॉ। तो उस पर्सनल लॉ में उनको एक राइट दिया गया है। सिमिलरली वाइफ को भी कुछ राइट्स दिया गया है। तो बोथ हस्बैंड और वाइफ दोनों की अगर कोई लीगल राइट्स वायलेशन होता है तो वो सिविल सूट फाइल कर सकते हैं। प्रॉपर्टी डिस्प्यूट, कोई किसी के कोई एक प्रॉपर्टी है, जैसे कि पिछले एग्जाम्पल में हमने देखा कि उसकी कुछ लीगल राइट्स है, टू यूज़ दैट प्रॉपर्टी, टू पोजेस दैट प्रॉपर्टी, टू अर्न प्रॉफिट फ्रॉम दैट प्रॉपर्टी। तो कोई भी उसके राइट्स वायलेशन होता है तो वो सिविल सूट बनता है। तो सब्जेक्ट मैटर क्या होता है कि जब भी कोई सूट फाइल होता है तो पहले उसके सब्जेक्ट मैटर डिसाइड होता है कि ये मैरिज लॉ के बेसिस पे है, कि प्रॉपर्टी लॉ के बेसिस पे है, कि टॉर्ट के लॉ के बेसिस पे है, कि ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट लॉ के बेसिस पे है। तो वो डिसाइड करता है उसके सब्जेक्ट मैटर कि ये कॉन्ट्रैक्ट है, कि टॉर्ट है, कि प्रॉपर्टी है, या फिर मैरिटल है, पर्सनल लॉ है। तो ये जो सब्जेक्ट मैटर है ये दो ही तरीके की हो सकती है, या तो पर्सनल या तो प्रॉप्रिएटर। फॉर एग्जांपल, जो मैरिटल डिस्प्यूट है दिस इज ए पर्सनल, जो टॉर्ट है वो बेसिकली पर्सनल है जनरली, लेकिन जो प्रॉपर्टी डिस्प्यूट है दैट इज प्रॉप्रिएटर, ठीक है। तो जो सब्जेक्ट मैटर है इसके मेनली ये दो कैटेगरी होते हैं, पर्सनल एंड प्रॉप्रिएटर, ठीक है दोस्तों। सो दिस इज द सब्जेक्ट मैटर। सेकेंड वन इज टाइटल। टाइटल का मतलब ये होता है कि लीगल कैपेसिटी। जब भी कोई किसी के राइट्स की बात करते हैं सबसे पहले उनको अपना टाइटल प्रूव करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, सपोज एक डिस्प्यूट है, दिस डिस्प्यूट कैन बी अ हाउस। लेट्स टेक फॉर एग्जाम्पल, नाउ अ पर्सन इज क्लेमिंग दैट दिस हाउस इज his property.
तो वो क्या क्लेम कर रहा है? ही इज क्लेमिंग अ टाइटल ऑफ ओनरशिप. नाउ एज ए ओनर ही हैज द राइट टू पोजेस दैट हाउस. नाउ दूसरा एक आदमी आता है बी, हु ऑल्सो पोजेस दैट हाउस. ठीक है, तो ए बी के खिलाफ एक सूट फाइल करता है. तो ए ने अपना टाइटल दिखाया कि ही इज द ओनर ऑफ द हाउस. तो कोर्ट अब बी को अपना टाइटल पूछेगा कि तुम किस बेसिस पे हाउस को पोजेस करके रखे हो. तो बी भी अपना टाइटल दिखा सकता है कि ही हैज पोजेस्ड दैट हाउस एज इन विद द टाइटल ऑफ ए लीजी. उसने लीज लेके रखा हुआ है, जिसके इन रिटर्न ऑफ दैट लीज ही इज पेइंग रेंट. और बी कैन शो अप टाइटल ऑफ मॉर्गेजी. ए ने उसको कभी उस ए से लोन, बी से लोन लिया था और उसको मॉर्गेज पे वो प्रॉपर्टी दे के रखा हुआ था. तो यहाँ पे ए के ओनरशिप तो है, ए का भी ओनरशिप एक टाइटल है, लेकिन बी का भी एक टाइटल है, या तो लीजी या मॉर्गेजी. तो सबसे पहले कोई भी सिविल सूट में तो सबसे पहले टाइटल डिसाइड करना जरूरी होता है. विदाउट अ टाइटल देयर कैन नॉट बी अ लीगल राइट, and without a legal right there no question of violation of such legal right comes. तो without title there cannot be a civil suit. ठीक है, और किसी भी सूट में जिसका सबसे ज़्यादा टाइटल, सबसे अबव टाइटल होता है, वही सूट जो केस होते हैं वो जीत जाते हैं. इफ ए प्रूव्स that his title is above B then A wins the case. और अगर बी प्रूव करता है कि हिज टाइटल इज अबव ए देन ही विंस द केस. ठीक है दोस्तों, फिर अनदर एग्जांपल, एक मैरिटल डिस्प्यूट है. ए इज हस्बैंड एंड बी इज वाइफ. ए हैज फाइल्ड अ सिविल सूट अगेंस्ट हिज वाइफ फॉर रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट. तो हस्बैंड की एज ए लीगल टाइटल और लीगल कैपेसिटी ऑफ हस्बैंड, ही हैज द राइट टू कोहैबिट विथ हिज वाइफ. लेकिन अगर उसके ये राइट वायलेशन होता है, बी अगर घर छोड़ के चले जाते हैं, उसकी ये राइट वायलेशन होता है, तो वो सिविल सूट फाइल कर सकते हैं. तो सबसे पहले तो ये टाइटल प्रूफ करना ज़रूरी होता है. ठीक है दोस्तों, तीसरा आता है कॉज ऑफ एक्शन. तो टाइटल देता है एक लीगल राइट, और जब उस लीगल राइट की वायलेशन होता है तो जाकर के कॉज ऑफ एक्शन जनरेट होता है. सपोज ए इज अ ओनर ऑफ ए हाउस एंड ही इज इन द पोजेशन ऑफ हिज हाउस एंड ही इज यूजिंग दैट हाउस. तो वो तो अपना लीगल राइट पूरी तरह से एंजॉय कर रहा है, तो उसकी लीगल राइट तो कुछ वायलेशन हुआ ही नहीं. तो इस कंडीशन में कोई कॉज ऑफ एक्शन जनरेट नहीं होता है. लेकिन अगर उसको डिस्पोजेस कर दिया जाता है, या फिर सपोज ए इज अ लैंडलॉर्ड हु हैज गिवन हिज हाउस ऑन रेंट टू बी एंड बी इज नॉट पेइंग रेंट, तो ए की जो लीगल राइट है वो वायलेशन हुआ. ए के जो टाइटल ने उसको जो लीगल राइट दे के रखा है वो वायलेशन हुआ, तब जाकर के कॉज ऑफ एक्शन जनरेट हुआ. तो कॉज ऑफ एक्शन जब जनरेट होता है तब जाकर के सिविल सूट फाइल होता है. और कॉज ऑफ एक्शन इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एलिमेंट ऑफ एनी सिविल सूट. दोस्तों, आपको पता होगा कि विदाउट कॉज ऑफ एक्शन सिविल सूट को खारिज कर दिया जाता है. बहुत बार ऐसा होता है कि प्लेंटिफ जब प्लेंट प्रेजेंट करते हैं कोर्ट में, तो जो जज होते हैं वो उस प्लेंट को अच्छे से पढ़ते हैं. तो पहले तो वो कॉज ऑफ एक्शन ढूंढने की कोशिश करते हैं, और आगे चल के हम दूसरे वीडियो में डिस्कस भी करेंगे. प्लेंट के जो ऑर्डर 7 है, जो प्लेंट के बारे में कहता है, वहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट लीगल रिक्वायरमेंट है कॉज ऑफ एक्शन दिखाना. और अगर कॉज ऑफ एक्शन क्लियर नहीं है तो जज तो कोशिश करता है कि कॉज ऑफ एक्शन क्या है एग्जैक्टली वो क्लियर करे. लेकिन अगर कॉज ऑफ एक्शन मिल ही नहीं पाता है जज को, तो वो सूट डिसमिस हो सकता है या फिर वो प्लेंट रिजेक्ट भी हो सकता है. ठीक है दोस्तों, तो विदाउट कॉज ऑफ एक्शन देयर कैन नॉट बी अ सिविल सूट, राइट. सो दिस वाज द थर्ड इंपॉर्टेंट एलिमेंट. नाउ द फोर्थ इंपॉर्टेंट एलिमेंट इज पार्टीज. तो पार्टीज आर बिटवीन two entities, two person. There can be more person, but those more person will have to be within these two sides. There are always two sides in a proceeding. In case of criminal case, जो दो पार्टी होते हैं वो होता है prosecution and defense. Prosecution is always the state and defense is an individual. In case of civil suit,
सिविल केस बोथ आर इंडिविजुअल, वहाँ पे स्टेट की कोई इंटरफेरेंस नहीं है। सिविल सूट इज अ फाइट बिटवीन टू इंडिविजुअल्स। तो यहाँ पे या तो होता है प्लेंटिफ एंड डिफेंडेंट। जो प्लेंटिफ होता है, जो प्लेंट प्रेजेंट करते हैं वो प्लेंटिफ है, और जो डिफेंड करते हैं अपने एक्शन को तो वो डिफेंडेंट हो गया। या तो हो सकता है पिटिशनर या रिस्पोंडेंट। ये जनरली जैसे अगर किसी के फंडामेंटल राइट वायलेट होता है तो फंडामेंटल राइट वायलेट होने पे क्या रेमेडी दिया गया है, कॉन्स्टिट्यूशन में अंडर आर्टिकल 32 सुप्रीम कोर्ट में रिट पिटिशन फाइल किया जा सकता है, या फिर अंडर आर्टिकल 226 हाई कोर्ट में रिट पिटिशन फाइल किया जा सकता है। और आपको ये भी पता होगा कि हाई कोर्ट की रिट पिटिशन की रिट जुरिस्डिक्शन सुप्रीम कोर्ट की रिट जुरिस्डिक्शन से काफ़ी वाइड है। वो किस लिए है? क्योंकि रिट पिटिशन जो सुप्रीम कोर्ट है अंडर आर्टिकल 32 सिर्फ फंडामेंटल राइट के वायलेशन पे ही फाइल किया जा सकता है, लेकिन हाई कोर्ट पे एनी लीगल राइट के वायलेशन पे भी रिट पिटिशन फाइल किया जा सकता है हाई कोर्ट में। तो जब ये रिट पिटिशन फाइल किया जाता है तो वो हो गया पिटिशन, और जो पिटिशन फाइल करते हैं वो हो गया पिटिशनर, और जो डिफेंडेंट होता है, जो डिफेंड करते हैं वो हो गया रिस्पोंडेंट। तीसरा हो गया एप्लीकेंट। जैसे बहुत बार होता है कि कोर्ट के ऑर्डर के लिए अप्लाई करते हैं, फॉर एग्जांपल इंजंक्शन के लिए, जब इंजंक्शन एक कोर्ट ऑर्डर है उसके लिए जब फाइल किया जाता है तो उसको कहा जाता है एप्लीकेशन, इंजंक्शन के लिए अप्लाई किया जाता है, तो उसके जो डिफेंड करते हैं वो हो गया रेस्पोंडेंट। सो दीज आर द पार्टीज ऑफ अ सूट। विदाउट पार्टी अगेन देयर कैन नॉट बी अ सूट, राइट? Then comes the matter in issue. The matter in issue is the real dispute. In other words, it is also the process of obtaining the title. क्योंकि देखिए दोस्तों, टाइटल से कॉज ऑफ एक्शन जनरेट होता है, क्योंकि टाइटल एक लीगल राइट देता है, और जब वो लीगल राइट वायलेट होता है तो कॉज ऑफ एक्शन जनरेट होता है। सो जब कोई एक सिविल सूट फाइल होता है तो प्लेंटिफ को पहले अपना टाइटल प्रूफ करना होगा, उसके बाद अपने कॉज ऑफ एक्शन प्रूफ करना होगा, और अगर वो दोनों प्रूफ कर देते हैं तो वो केस जीत जाएंगे। तो डिफेंडेंट का काम क्या होगा? डिफेंडेंट सबसे पहले कोशिश करेगा कि प्लेंटिफ अपना टाइटल प्रूव ना कर पाए तो वो प्लेंटिफ के टाइटल को डिसप्रूव करने की कोशिश करेगा, या फिर प्लेंटिफ के टाइटल के भी ऊपर अपना टाइटल प्रूफ करने की कोशिश करेगा। दूसरा, प्लेंटिफ जब कॉज ऑफ एक्शन प्रूफ करने की कोशिश कर रहा है तो डिफेंडेंट उस कॉज ऑफ एक्शन को डिसप्रूव करने की कोशिश करेगा। तो अगर डिफेंडेंट अपना टाइटल प्रूफ कर देता है अबव द प्लेंटिफ तो कॉज ऑफ एक्शन ऐसे ही डिसप्रूव हो गया। तो ये जो मैटर इन डिस्प्यूट है, दिस इज द मैटर इन इशू। तो बहुत कुछ जो प्लेंटिफ है, जब प्लेंटिफ सिविल सूट में प्लेंटिफ अपने प्लेंट में बहुत कुछ एलिज करते हैं, बहुत कुछ एक्यूज करते हैं, तो बहुत सारी चीज़ हो जाता है कि जो डिफेंडेंट है वो एडमिट भी करता है, बहुत बार डिनाई भी करता है। तो जितने सारे इशू एलिज किया गया, कहा गया, वो सारे मैटर इन इशू हो गया। फॉर एग्जाम्पल, लेट अस टेक एन एग्जाम्पल। ए इज अ पर्सन हु हैज फाइल्ड अ सिविल सूट अगेंस्ट बी ऑन द क्वेश्चन ऑफ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। तो पहले ए ने एलिज किया कि देयर वॉज ए कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन ए एंड बी, एंड सेकेंड थिंग A alleges was that B has committed the breach of that contract. So A is claiming some relief. अब B पहले अपने रिटन स्टेटमेंट में ये एडमिट किया कि yes there is a contract between A and B, ठीक है। और दूसरा जो B ने क्लेम किया वो ये है कि हाँ कॉन्ट्रैक्ट तो हमारे बीच था, बट आई हैव नॉट कमिटेड एनी ब्रीच ऑफ दैट कॉन्ट्रैक्ट। तो ये जो दोनों इशू हो गया, दिस एंटायर थिंग बिकम्स मैटर इन इशू। लेकिन अंडर ऑर्डर 14 जो सेटलमेंट ऑफ इश्यूज होता है, जो आपने पढ़ा होगा, वहाँ पे जो सेकंड एलिमेंट है, जैसे ए ने क्लेम किया कि बी हैज़ कमिटेड द ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एंड बी डिनाइड इट, दैट बी सेड कि नो आई हैव नॉट कमिटेड द ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, ओनली दिस मच इज इशू ऑफ फैक्ट, बट द मैटर इन इशू इज द एंटायर थिंग कि एक कॉन्ट्रैक्ट उनके बीच था और वो कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच हुआ, तो एंटायर थिंग इज मैटर इन इशू। तो मैटर इन इशू भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एलिमेंट है एक सिविल सूट में। और लास्टली आता है रिलीफ, ठीक है। और जैसे कि ऑर्डर 7 जो है, वहाँ पे भी प्लेंट का जो लिखने का जो प्रोसेस बताया गया है, रिक्वायरमेंट्स बताया गया है, वहाँ पे भी एक इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है
रेमेडी। आप रेमेडी क्या चाहते हो, रिलीफ क्या चाहते हो, ये तो कोर्ट को बताना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एलिगेशन लगा रहे हो, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के बेसिस पे सिविल सूट फाइल कर रहे हो, तो आप 3 तरीके की रिलीफ क्लेम कर सकते हो। या तो आप डैमेज क्लेम कर सकते हो, या स्पेसिफिक परफॉर्मेंस क्लेम कर सकते हो, या तो इंजंक्शन क्लेम कर सकते हो। अगर आप पोजेशन ऑफ प्रॉपर्टी के लिए सूट फाइल किए हो कि कोई इलीगली आपके प्रॉपर्टी पोजेस करके रखा हुआ है, तो आप पोजेशन मांग सकते हो, आप मेन प्रॉफिट मांग सकते हो, आप उस पर इंटरेस्ट मांग सकते हो, आप डैमेज फॉर कॉस्ट मांग सकते हो। कोई अगर मैरिटल डिस्प्यूट है तो आप रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट मांग सकते हो। आप अगर वाइफ है तो वो मेंटेनेंस मांग सकती है, या तो आप डिवोर्स मांग सकते हो। सो दीज आर द रिलीफ। सो रिलीफ, यू हैव टू क्लेम द रिलीफ। तो जा करके जब सूट डिस्प्यूट सॉल्व होगा, कोर्ट जब किसी डिसीजन पे पहुंचेगा, तो कोर्ट वो रिलीफ आपको दे पाए। ठीक है दोस्तों। सो दिस 6 आर द मोस्ट बेसिक एंड इंपॉर्टेंट एलिमेंट ऑफ एनी सिविल सूट। ठीक है, थैंक यू दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में।